बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि वो लम्हा आ गया, वो फैसला होने जा रहा है कि गुड बाय टाटा घर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा को। एक बड़ी बैठक शहर इक़्तिदार में होने जा रही है जिसका दावतनामा जो है वो जारी कर दिया गया। इस बैठक में क्या होने जा रहा है, कौन फैसला करेगा, किसके साथ बैठ के ये फैसला होगा, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ चल रहा था लेकिन वो वक्त जाया था। इमरान खान ने तो कल ही ट्वीट में बता दिया था कि वो वक्त ले रहे हैं, ये वक्त जाया करने वाला मामला है। अब एस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदा समझा जाने वाले सहाफ़ी जो बार बार एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, क्या फैसले करने जा रही है, क्या अवाम को पैगाम देना चाह रही है, वो तरीके से अपने कलम के जरिए हम तक पहुंचाते। आज भी उन्होंने ऐसी ही एक खबर की है कि टाइम स्क्वायर जो है ना न्यूयॉर्क वाला, अडियाला से वहां तक एक ही मामला जो है ना वो डिस्कस हो रहा है, और वो ये है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या चल रहा है। तो उन्होंने कुछ तफसीलात शेयर की हैं, लेकिन उससे पहले ये जो समड़े हाल वाला इलेक्शन हुआ है उसकी आफ्टर शख्स थाम नहीं रहे। पीटीआई तो चले, उनके साथ तो ये वो आदी हो चुके हैं कि फॉर्म 45 और 47 के फर्क के साथ जो फतह शिकस्त है उसके साथ वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश जारी रखे हुए हैं। लेकिन अचानक से पीपल्स पार्टी को क्या हुआ, उनकी यादाश्त की वापस आना शुरू हो गई। उनके सर पर किसने हथौड़ा मारा है? क्या वो बार बार कह रहे हैं कि वहां जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ और सिकंदर सुल्तान राजा को अब घर जाना चाहिए। एक शख्स जिसका नाम हसन मुर्तजा, वो बार बार कहते रहे। उसके बाद चंद साहब आए, नदीम अफजल चंद साहब, तो लोगों ने कहा ये विकेट के दोनों साइडों पर खेल रहे हैं, ये मुनाफकत है। चंद साहब को कोई वाजे जो है वो पोजीशन लेना चाहिए। चंद साहब ना तो मेंबर सूबाई असम्बली है, ना कौमी असम्बली है, ना उनके पास इस वक्त कोई मामले खसूसी या मुशीर का होता है जो इमरान खान ने एक वक्त में उन्हें दिया था। है वो पीटीआई को छोड़कर वापस अपने अब्दी घर जो है पीपल्स पार्टी वहां चले गए थे। अब वहां बैठकर भी उन्होंने मुसलसल जिस टॉक शोज में जा रहे हैं वहां यही मामला डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पर धांधली हुई। नदीम अफजल चंद इस शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं जीती, उन्हें वोट नहीं मिले, वहां पर वोट मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दो एक शोज का मैं आपको हवाला दे देता हूँ जहां जहां उन्होंने जो जो कुछ कहा। एक तो ईसा नकवी साहब के शो में कल रात को थे, वहां पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपी 52 समड़ियाल में नून लीग के पास जेन्युइन बल्कि फसादी मैंडेट है। जेन्युइन मैंडेट इस सूरत में होता अगर इस हल्के में बदमाश और अंडरवर्ल्ड के लोग दखल ना देते और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता। पंजाब असेंबली में जाकर बैठेगी और वो समड़ियाल पीपी 52 सियालकोट 9 के अवाम की नुमाइंदा आवाज होगी। क्या ये जमहूरियत की सर्विस है? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल। मैं हालांकि इससे पहले मुकाम की जीते नून लीग से भी जीते हैं, उनके वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हुए हैं। लेकिन बिल्कुल इस इलेक्शन में कोई जेन्युइन मैंडेट नहीं है और वो फसादी मैंडेट एक है। जेन्युइन मैंडेट उसी को होता अगर पुरअमन पुरसकून पोलिंग स्टेशन पे होता, माहौल इंतजामिया मुदावलत ना करती, बदमाश अंडरवर्ल्ड के लोग मुदावलत ना करते, जो प्रिंसिपल होते थे जत्थों की सूरत में जो आस पास जिलों के एमपी एमएलए सरकारी सरपरस्ती में बंदूकों के जरिए आए वो मुदावलत ना करते, तो फिर मैं जेन्युइन मैंडेट तस्लीम करता। अगर ऐसे ना होता तो मैं इसे जेन्युइन मैंडेट तस्लीम करता। अब ये ईसा नकवी साहब के साथ इनकी गुफ्तगू थी। इसके बाद ये कल रात को फिर मोहम्मद मालिक साहब के शो में थे, उसका क्लिप इस वक्त बहुत वायरल है जहां इन्होंने कहा कि समड़ियाल इलेक्शन में 3 इंजेक्शन लगाए गए। एक इंजेक्शन 10,000 वोट का होता है, ये कोड वर्ड है। इसके बाद जत्थे आए जो बैलेट बॉक्सेस उठाकर ले गए। इसके अलावा सियालकोट के हर इलेक्शन में एक ही तजुर्बाकार रिटर्निंग ऑफिसर की खिदमात ली जाती है। ये भी सुन लीजिए। पहले तो इस इलेक्शन में लोगों ने वोट कास्ट करने ही नहीं आए, टर्नआउट बहुत कम था, जो जेन्युइन टर्नआउट था। अब जो इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन होता है 10,000 वोट को एक इंजेक्शन कहते हैं, 2 इंजेक्शन कहते हैं 20,000 वोट को, 3 इंजेक्शन कहते हैं 30,000 वोट को। ये कोड वर्ड है कि जी 2 इंजेक्शन लगा दे, 3 लगा दे। तो अब 3 आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में पीएमएलएन ने 2 इंजेक्शन लगवाए हैं। नहीं, 3 इंजेक्शन, मेरे ख्याल में 3 लगे। अच्छा, 3 इंजेक्शन भी लगे हैं। उसके बाद इन्होंने बॉक्सेस उठाए, जो मखसूस इन्होंने पोलिंग स्टेशन हर यूनियन काउंसिल लेवल पे इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे। एक हमारे गोजरावाला के कुछ तगड़े बंदूका वाले 2 एमएलएज है, एमपीएज है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे जाती दोस्ती की तल्लक भी है।
बात था जो शायद अपोजिशन पर दूसरी तरफ लड़ने वाली इलेक्शन पार्टीज को तो मुयसर भी नहीं था। हर दफा वही रिटर्निंग अफसर होता है। ये धांधली के इल्जामात नदीम अफजल चंद साहब लगा रहे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, और वो कह रहे हैं कि इसका मैं खुद गवाह हूं। इससे पहले इन्होंने कोई अरबों रुपए की करप्शन का भी इसी हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि गंदम में तकरीबन 1700 अरब की करप्शन हुई है। मुझे जहां जिस अदालत में लेके जाना है मैं उधर बनने को तैयार हूँ। ये वो नदीम अफजल चंद हैं और अभी तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। वही पीपल्स पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा, इस हुकूमत का मुकदमा लड़ने के लिए पूरी दुनिया में निकली हुई है। बिलावल को आप जानती हैं। ये यहाँ तक गेम नहीं रुक रही। अब ये जख्म जो है वो इतना दर्द दे रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो जो दूसरी जमात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको तो इस दर्द की आदत हो चुकी है। वो जनरल इलेक्शंस हो, उससे पहले पंजाब असेंबली और केपी के इलेक्शंस ना होने वाला दर्द, वो अभी तक अपने दर्द के साथ जीना सीख चुके हैं। उनकी तरफ से कम आवाजें उठ रही हैं इस दफा कि सियालकोट में क्या हुआ। इक्का दुक्का आवाजें, उस तरह मजबूत आवाजें नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसका दुख जो है वो बहुत बढ़ चुका है। उसकी चीखें जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं। अब इस तनाजुर में जब सारी नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ उठ रही हैं, सारी उंगलियां उस तरफ उठ रही हैं, जनरल इलेक्शंस में जैसे तैसे करके हुकूमत बनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इल्जाम लगा रही है कि उनकी 2/3 से जायद मेजॉरिटी थी जिसको बदल दिया गया, और इसके करदार दख्ता जनाब वो इल्जाम लगाते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब बिलाखिर वो फैसला हो गया कि पीपल्स पार्टी भी अब हम आवाज बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि भाई सिकंदर सुल्तान राजा साहब आप 26 जनवरी के बाद क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, अब आपको घर जाना चाहिए। ये साबिक वजीर आजम है राजा परवेज अशरफ साहब, ये उनकी आवाज है, जरा सुनिए और वो क्या पैगाम दे रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए। पीपल्स पार्टी का पैगाम क्या है? पर अमल दरामद जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी आपने जब इलेक्शन की बात की है इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो क्लियर नहीं हो रहा। इलेक्शन कमिश्नर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, उनको घर जाना चाहिए, उनका इंतखाब होना चाहिए। अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म को बैठकर मशावरत करनी चाहिए। अगर उनकी मशावरत कामयाब नहीं हो जाती तो पार्लिमानी कमेटी में आनी चाहिए बात, नेशनल असेंबली की कमेटी में। तो ये आपका आइन इस पे कोई खामोश तो नहीं है ना, उसने आपको एक रास्ता बताया और इन क्लियर वर्ड्स बताया। अगर आप नहीं कर रहे और वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये कल भी ऑब्जेक्शन आएगा, आज भी ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन अब शायद आदत सी हो गई है हम लोगों की कि हम बड़े बड़े जो आइन से इनराफ है उसको भी जाते हैं और हम इतनी जल्दी में होते हैं, हालात के तहत हम इतने प्रेशर्स में होते हैं कि हम बस दबाए जा रहे हैं मामलात को आगे बढ़ने के लिए, हम कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आइन को जनाब किसने रोंदा कैसे रोना, हर वीडियो में हम बताते हैं कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानब खेल रही। अगर उस वक्त आइन के साथ खड़ी होती जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मई 2022 में इलेक्शंस का ऐलान किया था, ऑर्डर दिया था कि पंजाब में इलेक्शंस करवा दिए जाएं, उसके बाद केपी में इलेक्शंस करवा दिए जाएं, तो ये पीपल्स पार्टी उस वक्त आइन के साथ नहीं खड़ी हुई थी, उस वक्त ये डंडे के साथ खड़ी हो गई थी। और वहां पर जनाब इन्होंने ये तो जी दी थी कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो गए तो उसका असर वफाक पर होगा। अब जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं फिर देखें किसका असर कहाँ पर चला है। बिलाखिर जिसे कहते हैं ना, यादाश्त वापस पीपल्स पार्टी की आ गई और वो हम आवाज बनी है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जितनी अच्छी कारकर्दगी है, जो कुछ इन्होंने किया है, अब इनको घर वापस जाना चाहिए। तो देखते हैं ये आवाज जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के कानों पर असर करती है कि नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत पर प्रेशर डालती है, फंड्स के लिए डाल सकती है, कई चीजों पर इन्होंने अपने लिए चीजें मनवाई हैं, अगर इस चीज पर भी खड़ी हो जाती है तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। क्योंकि 21 या 22 जनवरी को 2 खतूत वजीर आजम को लिखे गए थे, एक उमर अयूब साहब की जानिब से और एक शिबली फराज साहब की जानिब से, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बैठकर मुशावरत की जाए। 26 जनवरी आ गई जब 2 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की रिटायरमेंट मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने का वक्त हो गया, लेकिन वो अभी तक बैठे हुए हैं, मुतमईन बैठे हुए। अब उनको गुड बाय कहने का वक्त आ गया और वो दावतनामा लिख दिया गया वजीर आजम हाउस की जानिब से। वो दावतनामा उमर अयूब साहब को लिख दिया गया कि आए बैठे मुशावरत करें। इस खबर की तफसीलात क्या वो जरा सुन लीजिए और किस आइन के आर्टिकल के तहत ये बैठना है, ये मुशावरत करनी है और फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को गुड बाय कहना है।
वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की मुलाकात मतवक्के है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाम खत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आइन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी हुई हैं। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नामों की तजवीज़ पार्लिमानी कमेटी को भेजी जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। पीटीआई की जानिब से उन दिनों जो नाम सामने आया था वो रिया मकबूल जान साहब का आया था। हुकूमत की तरफ से जो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आवाजें आ रही थी उसमें काजी फायज ईसा साहब का नाम लिया जा रहा था। लेकिन अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, क्या हुकूमत ये रिस्क लेगी? जितना बड़ा एतराज इलेक्शंस और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काजी फायज ईसा साहब के नाम पर है, क्या वो नाम फ्लोट करेगी या कोई और नगीना सामने आएगा जिस पर इस मुल्क के तमाम सियासी जमातों को एतमाद हो? माजी में तो बहुत मुश्किल से ये मुशावरत होती रही है, लेकिन अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो 2024 का इलेक्शन है और जो समरियाल इलेक्शन वाला ताज़ा तरीन टीका पीटीआई को लगा है, उसके बाद देखते हैं कि इस कोई एक ऐसा नाम जिस पर ये दोनों मुत्फिक हों। क्योंकि इमरान खान ने जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम हुकूमत के साथ मिलकर उसमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई सब मुत्फिक थे, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ को पता चला कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब किन की सिफारिश से आए थे। वो इमरान खान बता चुके कि जनरल बाजवा ने उनकी सिफारिश की थी। अब कोई ऐसा नाम देखने के सामने आता है कि नहीं कि जिसके बाद इस मुल्क में हमेशा के लिए वो जो धांधली का इल्जाम लगता है वो खत्म होता है या नहीं, या जो हारेगा वो इल्जाम लगाएगा, जो जीतेगा वो कहेगा भाई सब अच्छा है। इसके बाद बात कर लेते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। तो चलें, कोई हिद्दत कम हो रही है, बैठक की बात हो रही है, पीटीआई और नून लीग किसी एक मसले पर फिर सर जोड़कर बैठने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा मसला है वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली बातचीत का था। इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक, सियासी कैदियों की रिहाई के मुतल्लिक और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के हवाले से कल अलीमा खान साहबा ने बता दिया कि जो पैगाम दिया गया है वो ये कि इमरान खान सीसीटीवी फुटेज का नाम लेना छोड़ दें 9 मई के हवाले से, तो खामोश हो जाएं तो मामला बेहतर हो सकते हैं। आज एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले अंसार अब्बासी साहब ने एक फिर खबर की है और उसमें उन्होंने कहा कि डयाला से टाइम स्क्वायर पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ अमन कोशिशें जाया कर रही है, यानी उनको शायद एक और मौका देने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान तो कह चुके कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना, बातचीत करना, वक्त जाया किया जा रहा है, ये टाइम टेकिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब का कलम अब हमें क्या बता रहा है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेडलॉक खत्म करने के लिए नई कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ताहाल कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हो रहा, जो उन्होंने मुबारकबाद वाला मैसेज भी अब दिया है। हालिया पाक भारत जंग के दौरान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में किरदार के हवाले से गंडापुर की एक अहम शख्सियत के साथ बातचीत हुई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और पाक फौज के साथ यकजुबान होने के मामले पर पीटीआई की तारीफ हुई, लेकिन गंडापुर को इमरान खान के हवाले से किसी नरमी की यकीन दहानी कराई गई है और न किसी सियासी रिलीफ की। जराये का कहना है इस दफा माशाल्लाह उन्होंने स्टोरी में एक बंदे का नाम भी दिया कि पीटीआई के इस शख्स से मेरी बात हुई है, उनको कोट भी किया, हालांकि वो अंदरूनी जराये या बिचले जराये के जरिए खबर देते हैं। जराये का कहना है कि कैसे वक्त में गंडापुर ने पाक भारत जंग के दौरान पीटीआई की हुब्बुल वतनी के किरदार को एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उस वक्त इमरान खान पार्टी के सोशल मीडिया और बैरून मुल्क बैठे पार्टी के हामी फौज की आला कमान पर तनकीद जारी रखी हुई है। ये वजह है कि कोई कामयाबी नहीं मिली। पार्टी के अंदरूनी जराये बिचले जराये आ गए हैं जी, उनके मुताबिक सितम जरीफी बहुत वाज़ेह है, अगरचे गंडापुर और उनके जैसे पीटीआई रहनुमा बैरून मुल्क बैठे कुछ सालिस पार्टी के लिए मामूल की सियासत में आने के लिए पस पर्दा कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान और सोशल मीडिया जारहाना रवैया अख्तियार किए। एक्स पर एक हालिया पोस्ट में इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बराह रास्त निशाना बनाया। दूसरी जानब अमेरिका में पीटीआई के हामियों ने भी अपनी मनफी मुहिम तेज करते हुए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर बड़े पैमाने पर डिजिटल बिल बोर्ड पर पैसा खर्च किया और उनके जरिए पाक फौज और मौजूदा हुक्मरान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो भी एक ऐसे मौके पर जब भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अंदाज से मुहिम चला रहा है। ये ऐसे इक़दाम हैं जिनसे पस पर्दा होने वाली उन कोशिशों को नुकसान हो रहा है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजर हजरात कर रहे हैं। अब सूरत हाल यह है कि पीटीआई के अंदर पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद के खिलाफ भी बातें होना शुरू हो चुकी हैं।
وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کے حوالے سے جو بیان علیمہ خان صاحبہ نے دے دیا, پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے دے دیا, تو اس میں گنجائش اب بچتی نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکے. اس کے بعد لکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے بھلے کے لیے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے ختم کرنے کی امید دل میں رکھے ماضی میں کئی مرتبہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں. تنویر احمد نے حال میں جیو نیوز کے نمائندہ مرتضی علی شاہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو زہریلے سیاسی ماحول کے بارے میں کھل کر بتایا جس کے پیدا ہونے میں ان کے بیانات نے بھی حصہ ڈالا ہے. انہوں نے سابق وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے اتحاد کی خاطر پولرائزیشن کو کم کرنے میں مدد دے. تنویر احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان فکر مند نظر آئے اور انہیں تقسیم کی حد اور جیل میں باہر بنائے جانے والے جھوٹے بیانیے کا علم ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ بات چیت میں اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ مفاہمت اور قومی ہم آہنگی ضروری ہے. تاہم ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تنویر احمد کی عمران خان تک رسائی کو پارٹی میں بدنام کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق جیل میں عمران خان کو گمراہ کیا گیا کہ تنویر احمد نے ٹیلی ویژن چینلز پر عمران خان کے خلاف باتیں کی, ٹیلی ویژن پر ان کے خلاف بات کی اور تنویر احمد کو دھوکے باز بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی. تو کل عمران خان نے وہ ٹویٹ میں لکھ دیا کہ امریکی وقت فراڈ, تو معاملہ یہیں پہ دفن ہو جانا چاہیے. خیال کیا جاتا ہے کہ اس تاثر کی وجہ سے نہ صرف عمران خان کا ایک ہمدرد کے متعلق نظریہ خراب کرے گا بلکہ دیگر ثالثین بشمول امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی جو تنویر احمد کے ساتھ مل کر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گرمی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. تو اس حوالے سے آپ برقی صاحب کا اور عاطف خان کا جو امریکہ میں مقیم پی ٹی آئی کے نمائندے ان کے ٹویٹ جا کے چیک کر لیں, انہوں نے ڈس اون کر دیا. انہوں نے کہا ان کا لینا دینا نہیں پی ٹی آئی سے بھی اور مذاکرات کے حوالے سے بھی. عمران خان کی جانب سے پیچھے نہ ہٹنے اور فیلڈ مارشل کے خلاف پارٹی کے بین الاقوامی چیپٹرز کی جانب سے چلائی جانے والی توہین امیز مہم کے دوران پس پردہ کی جانے والی کوششوں کے لیے ماحول محدود ہوتا جا رہا ہے. حالیہ پیش رفت سے واقف ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ جب خلوص کے ساتھ ہونے والی کوششوں کو بھی دھوکہ دہی بنا کر پیش کیا جائے اور پارٹی کی عادت تحمل میں دلچسپی نہ رکھے تو بات چیت کی گنجائش کہاں تو بات چیت کی کیا گنجائش رہ جائے گی. رابطہ کرنے پر آپ پچھلے ذرائع سے نکل کر انصار عباسی صاحب کسی ذریعے کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہیں بیرسٹر سیف علی خان. انہوں نے کہا کہ نیوز کو بتایا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کسی حالیہ بات چیت کا علم نہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ وہ خود اور پی ٹی آئی کچھ دیگر رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اختلافات ختم کیے جا سکے اور مسئلے کے پرامن سیاسی حل کی راہ ہموار ہو سکے. تو اب اندازہ لگائیے کہ 22 مئی کو ایک سٹوری چھپی تھی گنڈاپور کی ملاقات کے حوالے سے, اور پھر عامر الیاس رانا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو گنڈاپور صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے موجود تھے. پھر اگلے ہی روز رات گئے ایک ملاقات کی سٹوری دی نیوز اور جنگ نیوز نے چھاپی تھی کہ رات گئے اڈیالہ جیل میں بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی وفد پاکستان میں آیا ہوا عمران خان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے انکار کر دیا. اب جو ٹویٹ عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کیا, اس کے بعد ماحول ہم نے بھی بتایا تھا کہ بہت خراب ہو چکا ہے. اب بیٹھنے کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس ماحول میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں گنڈاپور صاحب کریں. گنڈاپور صاحب کوششیں کر کے دیکھ لیں, کیونکہ گنڈاپور صاحب نے ہمیشہ عمران خان کے حوالے سے جب بھی کوششیں کی ہیں تو عمران خان کے بقول ان پر جیل میں تکلیفیں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اب یہ ٹائم سکیئر اور اڈیالہ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے کوئی بہتر ہو, کوئی بیٹھے بات کرے اور جس کا جو حق ہے اسے واپس کرے تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعا میں یاد رکھیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.